हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो आपने सॉलिड स्टेट देख लिया। सॉलिड स्टेट हमने कंप्लीट कर लिया है एनसीईआरटी से, और जो पार्ट एनसीईआरटी में नहीं थे उनको अलग से नोट्स बना के हमने डिस्कस कर लिया, राइट। अब हम लोग क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। अब हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, जो कि सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के बारे में मैं ये बता दूं कि इसके स्टार्टिंग पर का कुछ पार्ट मोल कॉन्सेप्ट ही है, स्टोइचियोमेट्री है। जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सारे के बारे में बात किया गया है, राइट। फॉर्मुलेटी, तो वो सारा पार्ट क्योंकि हमने मूल कॉन्सेप्ट में क्लास 11 में देख लिया था, तो वो उन सारी चीजों को हम लोग छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉलिबिलिटी है। वैसे सॉलिबिलिटी को भी हमने स्टडी कर लिया था इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉलिबिलिटी का अच्छा खासा टर्म था। लेकिन फिर भी क्योंकि सॉलिबिलिटी यहाँ बार बार यूज में आएगा, इस वजह से मैं इस चीज को डिस्कस कर देता हूँ, राइट। और वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने कंसंट्रेशन टर्म्स को क्लास 11 में ठीक से नहीं पढ़ा है, मैं उनके लिए कंसंट्रेशन टर्म्स को भी वापस से डिफाइन कर दूंगा। मुझे टाइम मिलते ही मैं उसके लिए भी लेक्चर बना दूंगा, राइट। अब हम लोग देखते हैं सॉलिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या कहा। सॉलिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specified temperature। तो आपको यहाँ नजर आ रहा है लिखा हुआ है स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर में हमने एक सॉल्वेंट ले रखा है जिसका कि वॉल्यूम फिक्स है। मान लो हमने ये 1 लीटर ले लिया, हम लोग ये वॉल्यूम कुछ भी ले सकते हैं, राइट। अब हमने क्या कर दिया, इस पर टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया। अब टेम्परेचर में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, अगर टेम्परेचर बदलेंगे तो उसके हिसाब से सॉलिबिलिटी में भी बदलाव आ जाएगा। तो हमने मान लो 298 केल्विन ले रखा है, राइट। तो टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया हमने, जो सॉल्वेंट था उसका भी अमाउंट फिक्स कर दिया। अब मान लो हम लोग इस पर कोई सॉल्यूट इंटर कर रहे हैं, कोई सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो कोई भी सॉल्यूट, मान लो ये हमने रॉक सॉल्ट ले लिया, राइट। अब रॉक सॉल्ट को यहाँ पर आप डालोगे तो सोचो कि रॉक सॉल्ट स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा डालोगे, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, इस तरह करके कुछ डाले, तो वो क्या होगा कि वो डिजोल्व हो जाएगा। अब देखो इसका अमाउंट को आप धीरे धीरे बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, मान लो ये हमने 10 केजी डाल दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि 10 केजी डाल दिया तो सारा का सारा ये इसमें डिजोल्व हो जाएगा। मतलब इसको आप कंटिन्यूअस डालते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां के बाद ये और डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, राइट। तो वो अमाउंट जहां पर ये मैक्सिमम डिजोल्व होता था, मतलब जिसके बाद से और डिजोल्व नहीं होगा, जिसके बाद से प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो जाएगा, तो वो जो अमाउंट है ना, वो उसको लिखा हुआ है यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट, राइट। तो वो जो अमाउंट है उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिबिलिटी विस्कोसिटी। बात समझ गए। तो आप जान लो कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिफाइन होता है कहाँ पर के लिए, सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। मतलब वैसा अमाउंट जहां पर कि ये NaCl वाटर में डिसॉल्व हो रहा, मतलब ये टूट कर Na प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट। वहां पर एक और काम होता है एसोसिएशन। ये क्या होगा कि जब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ NaCl आप डाल दोगे तो Na प्लस और Cl माइनस क्या करेगा, आपस में एक दूसरे से कंबाइन करना शुरू करेगा, और कंबाइन करके यहाँ पर क्रिस्टल का फॉर्म करेगा। तो मतलब ये एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहां पर इक्विलिब्रियम आ जाता है, मतलब NaCl का डिसोल्यूशन और वापस उनका एसोसिएशन और क्रिस्टलाइजेशन, राइट। अब बोल रहा है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अफकोर्स आपने सॉल्वेंट के तौर पर क्या लिया है, जैसे मान लो इस केस में हम लोग इससे पहले जो एग्जांपल लिए थे, हो सकता था सॉल्वेंट वहां पर हमने वाटर ले लिया, हो सकता था अल्कोहल ले लिया, हो सकता है हमने बेंजीन सॉल्यूशन ले लिया। तो डिपेंड करेगा जो सॉल्वेंट है वो कैसा लिया है। उसी तरह आप उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए कौन सा सॉल्यूट यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो कई बार रॉक सॉल्ट यूज किया है हमने, कई बार मान लो हमने यूरिया यूज किया, कई बार हो सकता है पॉसिबिलिटी हमने शुगर यूज किया, ग्लूकोज यूज किया। तो वो सारा सॉल्यूट का कॉम्बिनेशन किस सॉल्वेंट के साथ है, इन दोनों पर वो डिपेंड करेगा, राइट। तो यही लिखा है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, राइट, एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर, और साथ में टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो उसके हिसाब से जो सॉलिबिलिटी है, वो डिसोल्यूशन जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा। आपने घर में एक्सपेरिमेंट किया होगा, याद करो। आप जो कॉफी बनाते हो या चाय बनाते हो तो क्या करते हो, वाटर जो होता है उसमें जैसे चीनी डालते हो, है ना। शुगर अगर तुमने डाल दिया तो क्या होता है, वो एकदम से डिसॉल्व नहीं हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, उसमें हीट देते हो, राइट। तो हीट देते हो तो वो डिसॉल्व हो जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने में डिसोल्यूशन रेट जो है वो शुगर का बढ़ जा रहा है, राइट। तो डिपेंड करेगा आपका
कि आप जो है वो टेम्परेचर कितना रखे हो, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली भी उनका सॉलिबिलिटी पे डिफरेंस आता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर, अफकोर्स ये प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन फिलहाल अगर सॉलिड के केस में बात करें तो सॉलिड के केस में प्रेशर उतना ज्यादा डिपेंडेंट फैक्टर नहीं है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के केस में नहीं है। वहीं अगर आप गैस डिजोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, उस केस में प्रेशर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नजर आएगा। और इसी पर हमें आगे जाके हेनरी लॉ पढ़ना है ना, हेनरी ने इसके बारे में एक लॉ दिया था, उस लॉ का डिस्कशन अच्छे से करना है। लेट अस कंसीडर द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर इन सॉल्यूशन ऑफ ए सॉलिड और गैस इन लिक्विड। अब सॉलिड या गैस को लिक्विड पे डिसॉल्व करने पे जो भी हमें चेंजेस दिखेंगे, जो भी हमें फैक्टर्स दिखेंगे, उनको हमें देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉलिड या गैस के डिसोल्यूशन को इफेक्ट करेंगे, राइट। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो इसमें एनसीईआरटी ने क्या कहा है, इस चीज को सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी का क्या स्टेटमेंट है इसके बारे में, राइट। तो देखो, बोल रहा है एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ गिवन लिक्विड, मतलब कि जितने सारे भी सॉलिड हैं वो किसी एक पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होंगे, राइट। जैसे कि आप एग्जांपल देख दो, सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिसॉल्व रेडिली इन वाटर। रॉक सॉल्ट ले लो या फिर शुगर जो है वो वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। जबकि नेफ्थलीन एंथ्रासिन आप जानते हो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और नॉन पोलर भी है साथ में, ठीक है। डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, मतलब ये सारे जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होते। ऑन द अदर हैंड नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन डिजोल्व रेडिली इन बेंजीन। बेंजीन आपको पता है ये खुद एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ये सारे भी नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर आपस में डिजोल्व हो जाते हैं। आपको वो स्टेटमेंट तो याद ही होगा, लाइक डिजोल्व लाइक। उसी तरह से हम लोग सोच सकते हैं, तो जो पोलर सॉल्वेंट है वो उसमें पोलर कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें नॉन पोलर कंपाउंड डिसॉल्व हो जाते हैं। बट सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डू नॉट। तो आपने देखा कि बेंजीन जो है ये एक तरह का नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो उस केस में ये जो है आयनिक टाइप करके, जैसे सोडियम क्लोराइड आयनिक टाइप का होगा तो ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, शुगर भी डिसॉल्व नहीं होगा, राइट। It is observed that polar solutes dissolved in polar solvents and non-polar solutes in non-polar solvents। तो यही बात मैं बोल रहा था, लाइक डिजोल्व लाइक, राइट। तो आपको पता है एक्चुअली डिसोल्यूशन में क्या होता है। अगर मान लो जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करोगे, तो सोडियम क्लोराइड जब डिसोसिएट होगा तो Na प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए वाटर, जैसे मान लो एक पोलर सॉल्वेंट है, वो भी डाइपोल के फॉर्म में होगा, तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगा, उसके वजह से एनर्जी कुछ रिलीज होगी जो कि सफिशियंट होगा, लैटिस एनर्जी को ओवरकम कर जाएगा। तो लैटिस एनर्जी को NaCl का जब ओवरकम कर जाएगा, उस केस में वो उसके पार्टिकल्स जो है वो आपस में स्प्रेड हो जाएंगे और डिसोसिएट हो जाएंगे। जबकि ऐसा तो बाकी एंथ्रासिन और नेप्थलीन के केस में है नहीं, ये तो नॉन पोलर है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा वाटर के साथ, इस वजह से वो डिसॉल्व नहीं होंगे, राइट। और वहीं नॉन पोलर मीडियम में अलग है। नॉन पोलर मीडियम मान लो अगर रहेगा, तो उस केस में जैसे NaCl है, तो NaCl खुद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो उसमें डिसॉल्व होने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो Na प्लस या Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा ही नहीं। फिर क्या लिखा है देखते हैं। इन जनरल अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट इफ द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस, आप ध्यान दो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस, तो यहाँ पर हम लोग ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है ये एक्चुअली इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस पर डिपेंड कर रहा है, कि पोलर को पोलर अट्रैक्ट करेगा और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर से अट्रैक्ट होगा, है ना। वो सिमिलर टाइप पर के होंगे, जितने ही सिमिलर टाइप पर के होंगे डिसोल्यूशन प्रोसेस उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये तो यूनिवर्सल एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ। When a solid solute is added to the solvent, some solute dissolve and its concentration increases in the solution, ठीक है। जब कोई सॉलिड सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, उस केस में वो डिसॉल्व हो जाएगा, और जाहिर सी बात है अगर डिसॉल्व हो जाएगा तो कंसंट्रेशन तो बढ़ेगा सॉल्यूशन का, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिसोल्यूशन, और ये जो प्रोसेस है इसको डिसोल्यूशन बोलेंगे, राइट। फिर क्या लिखा हुआ देखो, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन कोलाइड with the solute particles and get separated out from the solution। तो कुछ solute particles जो होंगे सॉल्यूशन में, वो क्या करेंगे, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल के साथ कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने के बाद वो वहां से सेपरेट आउट हो जाएंगे। मतलब कि सॉल्यूशन में ऑलरेडी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व है वो वहां से बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकल के ये क्या करेंगे, क्रिस्टलाइज वाला प्रोसेस कर लेंगे।
ठीक है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो आपने टोटल मिला के दो फैक्टर देखा, एक जब सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे थे उनको हमने डिसोल्यूशन कहा, और वापस से वो जब सेपरेट आउट हो जा रहे थे, बाहर आ जा रहे थे, उनको हमने क्रिस्टलाइजेशन बोला। तो सोचो कि ये जो दोनों प्रोसेस है, ये जो दोनों प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली एक साथ एक ही रेट से हो रहा हो, उस केस में यहाँ पर एक क्या डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा, राइट। और ठीक है, ये जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम वाला केस होगा, इसी केस में हम लोगों को सैचुरेटेड सॉल्यूशन देखना है। तो याद करो आप, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने किसको कहा था? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो टाइम था जहां पर जब किसी सॉल्यूट को हम लोग किसी एक सॉल्वेंट पे डिसॉल्व कर रहे थे, तो कुछ एक देर बाद क्या हुआ था, वो डिसोल्यूशन प्रोसेस रुक गया था। मतलब कि एक्स्ट्रा कुछ भी हम लोग डिसॉल्व करने की कोशिश करते थे तो वापस से क्रिस्टलाइज हो जा रहा था। Under such conditions, the number of solute particles going into solution will be equal to solute particles separating out, and a state of dynamic equilibrium is reached. तो ये जो टाइम है, इस टाइम पे क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन, ये जो दोनों प्रोसेस हमने देखा था, एक में डिसॉल्व हो रहा था और वहीं एक सेपरेट आउट होके बाहर निकल जा रहे थे। जब इन दोनों का प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेगा और इक्वल रेट से चलेगा, रेट जहां पर डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का इक्वल हो जाएगा, उस केस में वो जो कंडीशन होगा उसको हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, आपको पता है तो प्रोसेस क्या हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में डिसॉल्व हो रहे हैं और डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बना रहा है, ठीक राइट। तो ये जो फॉरवर्ड प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। वहीं सॉल्यूशन, जब मान लो आपने एक्स्ट्रा सॉल्यूट डाल दिया तो क्या है कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था, एक कंडीशन आता है कि जब अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन जो है उस पर कंटिन्यूअसली अगर हम लोग सॉल्यूट डालते रहेंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा जबकि सॉल्यूशन जो है सेचुरेटेड हो जाएगा। मतलब कि उसके बाद और हम लोग एक्स्ट्रा सॉल्यूट उस पर नहीं डिसॉल्व कर सकते, तो वहां पर क्या होगा, बैकवर्ड प्रोसेस काम करेगा, राइट। तो सॉल्यूशन वापस से जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा और सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर का फॉर्मेशन करेगा, राइट। एट दिस स्टेज द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब इस स्टेट पे क्या होगा कि जो कंसेंट्रेशन होगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, वो कांस्टेंट होगा। और आपको याद होगा यही जो कांस्टेंट जो कंसेंट्रेशन था, इसको हमने सॉल्युबिलिटी कहा था। इसमें एक बात ध्यान रखने वाला है, अंडर द गिवन कंडीशन, राइट, कंडीशन यहाँ पर फिक्स कर दिया, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर को हम लोग नहीं बदल सकते। अगर टेम्परेचर या प्रेशर में अगर हम लोगों ने किसी तरह का कोई चेंज लाने का कोशिश करा, तो उस केस में ये हो सकता है कि डिसोल्यूशन हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो या डिसोल्यूशन थोड़ा कम हो। तो ये डिपेंड करेगा कि वो जो डिसोल्यूशन है वो किस टाइप पर का प्रोसेस है। कई बार हो सकता है कि ये इंडोथर्मिक प्रोसेस हो, कई बार हो सकता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो। तो उस केस में आपको ये काम करेगा ली चैटलेट प्रिंसिपल के मुताबिक, राइट। वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। सिमिलर प्रोसेस इज फॉलोड व्हेन गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट। यही सारा प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे जब गैसेस जो है वो लिक्विड लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। Such a solution in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure is called saturated solution। तो इसी को तो हमने saturated solution कहा, जहां पर कि और ज्यादा हम लोग अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, है ना। An unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at the same temperature। और इससे पहले का जो सिचुएशन था, जब तक कि सॉल्यूशन सेचुरेट नहीं हुआ था, तो उसको हमने अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बोला। मतलब कि वहां पर और भी हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, right। The solution is in dynamic equilibrium with undissolved solute is the saturated solution। तो ये बात तो हमने देख लिया है। And contains the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent। तो ये सारा हमने ऊपर ही डिस्कस कर दिया। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, उस केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, उससे ज्यादा अगर हम लोग डालेंगे तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा, राइट। तो इसी को हम लोग सुपर सेचुरेशन भी बोलते हैं, आपको याद होगा। Thus, the concentration of solute in such a solution is called solubility। और solubility हमने इसी को बोला, saturated solution में जो भी concentration है उस चीज को हमने solubility टर्म से डिफाइन करा है, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे solubility पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलो देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या बोलता है, राइट। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये बात समझ आ रहा होगा, ये तो थर्मोडायनेमिक्स को डील करेगा, राइट। अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो आप सोचो कि कोई अगर सॉल्वेंट है उस पर अगर हमने सॉल्यूट ऐड करा, सॉल्यूट डिसॉल्व कराने का कोशिश करा, एक्चुअली मैं डिसोल्यूशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, उस केस में पॉसिबिलिटी है कि वो एक इंडोथर्मिक प्रोसेस है,
ठीक है। तो आपको पता है ना, अगर इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो उस केस में क्या होगा कि अगर हम लोग टेम्परेचर जितना ज़्यादा देंगे उतना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, सॉलिबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे मान लो शुगर को डिजोल्व कर रहे हो, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, टेम्परेचर करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो और भी ज़्यादा डिजोल्व हो जाता है, राइट। अब डिपेंड करेगा कि ये जो प्रोसेस है वो कैसा है, या तो एंडोथर्मिक हो, या तो हो सकता है एक्सोथर्मिक हो, या हो सकता है कि किसी भी तरह का कोई भी इंडोथर्मिक हो और ना ही एक्सोथर्मिक हो। अच्छा, आप ऐसा एग्जांपल देखो, आपको हमेशा ये बात याद होगा कि जब भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, जैसे मान लो कि आपने डाइल्यूशन कराया, स्ट्रॉन्ग एसिड कोई है, HCl है या फिर H2SO4 है, जब भी आप इसको डाइल्यूट करते हो तो आपने ये चीज पढ़ा होगा कि इससे एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो आप सोचो ना, यहाँ पर जो डिल्यूशन वाला प्रोसेस है, ठीक है, वहां पर भी जैसे HCl को आप वाटर में डाल रहे हो तो H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट ही तो हो रहा है। तो जैसे ही ये डिल्यूशन वाला प्रोसेस है तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी तो इसके वजह से ये क्या होगा, एक्सोथर्मिक टाइप पर का रिएक्शन हो जाएगा। और अगर ये एक्सोथर्मिक टाइप पर का रिएक्शन है बच्चे, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आप और ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करोगे, मतलब ये तो बैकवर्ड रिएक्शन चला जाएगा ना, जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना, क्या। इसी तरह मान लो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जैसे NaCl है, उसको अगर वाटर में डालोगे तो वो ना ही इंडोथर्मिक है और ना ही एक्सोथर्मिक है, तो उस केस में टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने क्लास 11 में ली कैटलिस्ट प्रिंसिपल पढ़ा है, तो इसी का इफेक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में। अब आप देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, राइट। तो pressure does not have any significant effect on solubility of solids in liquid। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर पाएगा प्रेशर, अगर किसी सॉलिड को हम लिक्विड में घुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही कम कंप्रेसिबल है, मतलब लगभग इनकम्प्रेसिबल है, तो इस वजह से कोई इफेक्ट यहाँ पर ये शो नहीं कर पाएगा। इट इज सो बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। देखो यहाँ पर इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इनकम्प्रेसिबल है। तो इनकम्प्रेसिबल है क्योंकि इनमें कंप्रेसिबिलिटी है ही नहीं, तो इस वजह से प्रेशर का कुछ खासा रोल यहाँ पर नहीं होगा, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। इसी में हमें हेनरी लॉ देखना है और ये काफी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है।